यस बेटा। यस्टरडे हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर के अंदर मेजर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो उन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसी के बाद में हम आगे का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेरा एक टॉपिक रह गया था। आपने ये फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए मुझे, एक्टिविटी नंबर 6 मैंने होमवर्क में दिया था, ये हो गया है या नहीं? ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस थे ये हो गए कंप्लीट? यस, डोली, गुरजौत, हर्षित, निशिता, कल मैंने एक्टिविटी नंबर 6 होमवर्क में दिया था, ये कंप्लीट हो गया है या नहीं? यस सर। हाँ बेटा, हो गया कंप्लीट। यस सर। चलिए, तो फिर इसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक मेरा रह गया था, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर रूल्स बना करके रखना, प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करके रखना, एक डेकोरम मेंटेन करके रखना, वो सारा काम क्या होता है? गवर्नेंस होता है। एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे टू मेंटेन प्रॉपर सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक सेकेंड। प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करके रखना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंट्रोलिंग सिस्टम, आपका कंट्रोलिंग सिस्टम बना करके रखना, इंटरनल चेक करना। ये सारा काम किसका होता है बेटा? डायरेक्टर्स का होता है, उसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Those charged with governance of the company are responsible for the preparation of the financial statements. जिन लोगों को गवर्नेंस की अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वही लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी लाइबल होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इज द सिस्टम बाय विच कंपनीज एंड अदर एंटिटीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रोलिंग किया जाता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट because the owners of a company and the people who manage the company are not always the same। वे कंपनी के जो ऑनर हैं और कंपनी को जो चलाते हैं डायरेक्टर्स, वो हमेशा क्या होते हैं? अलग अलग पर्सन होते हैं। विच कैन लीड टू कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कई बार क्या होता है? इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्शन आ जाता है। आप कुछ और चाहते हैं और मैं कुछ और चाहता हूँ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर यूजुअली द टॉप मैनेजमेंट, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी का, वो टॉप मैनेजमेंट होता है। एंड आर दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, और उन्हीं को क्या दिया जाता है? कंपनी के गवर्नेंस का मतलब पूरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सारी उन्हीं की होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स आर यूजुअली लेड डाउन इन लॉ एंड आर वाइड रेंजिंग, और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज वगैरह, वो सब कुछ लॉ के अंदर मेंशन होती हैं, वही उनको फॉलो करनी होती है। और डायरेक्टर से रिलेटेड क्या क्या ड्यूटीज वगैरह होती है वो मैंने कल आपको बताया भी था। स्टेट्यूटरी ड्यूटीज पढ़ा था हमने, कंपनी की सक्सेस को प्रमोट करना, इंडिपेंडेंट जजमेंट लेना, विद इन देयर पार्स, उसके पार्स के अंदर काम करना, रीजनेबल स्किल्स करना, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर अप किया था। तो ये मेरा गवर्नेंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर के अंदर बाकी और पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस चैप्टर, देन टेल मी। किसी को भी कोई डाउट है तो बोले बेटा फटाफट से, चैप्टर नंबर 1 में। नहीं है डाउट? सर हाँ बोलिए बेटा। सर ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज वाला जो हमने कल पढ़ा था, जी, उसमें मुझे कंपनी हाउस क्या होता है और इसके लाइक फंक्शंस, उसमें कंपनी थोड़ा सा डाउट है।
कंपनी हाउस का मतलब बेसिकली जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। क्या होता है बेटा, जैसे अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, अपने आरओसी एमसीए वगैरह होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह होते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर इसको बोला जाता है कंपनी हाउस बोला जाता है। हमारे इंडिया के अंदर हम बोलते हैं जैसे हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो भाई जैसे हम सेबी वगैरह से अप्रूवल वगैरह लेते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर इसको बोला जाता है कंपनी हाउस। ठीक है। हमारे इंडिया में हमारे एक डिपार्टमेंट है सेबी, आपको अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है तो वो सेबी के प्रोविजंस वगैरह अप्लाई होते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी हाउसेस को हम कहते हैं, उसके प्रोविजंस वगैरह एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा बोलिए बेटा और क्या डाउट है? एनी डाउट अपार्ट फ्रॉम दैट? सर जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, इट्स बेस्ड ऑन लाइक ओनली सोल प्रोप्राइटर, राइट? जी, ये पूरा चैप्टर हमारा सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। अभी हम कंपनी का अभी हम बाद में पढ़ेंगे, आफ्टर 10 to 15 चैप्टर्स के बाद में आएगा वो। अभी वो कंपनी वाला टॉपिक पूरा अभी बाद में आएगा, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। क्लियर? और कोई डाउट? नो सर। नहीं है। तो चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और ये जो चैप्टर दिया है बेसिकली, ये चैप्टर ऐसा दिया है जिसके अगर मैं बुक में से अगर लैंग्वेज रीड आउट कर रहा हूँ तो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज दी है। तो इसके मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, इस चैप्टर के नोट्स हम बुक में से कवर ना करके मैं इसका नोट्स का पार्ट कवर करा रहा हूँ, ताकि आप उसमें से इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा फिर आफ्टर क्लास। मैं अभी लिखवा देता हूँ। सबसे पहली चीज तो हमारे इंडिया के अंदर मेजरली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। ये जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमें हर चीज के कुछ फॉर्मेट्स वगैरह पहले से ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज फिक्स्ड। वो क्या है, फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का वो फिक्स्ड है। आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी बैठे हुए आपको बैलेंस शीट हमेशा एज इट इज बनानी होती है। आपने पढ़ा होगा, आप इंडिया में किसी भी टीचर से पढ़े हो अकाउंट्स में, आपने बैलेंस शीट पढ़ा है, आपने 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, तो आपको सबसे पहले बोला उन्होंने टीचर ने भी, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आप सबसे पहले क्या करते हैं, डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, चाहे आप किसी भी फैकल्टी से पढ़े। तो वो कुछ चीज के फॉर्मेट्स वगैरह क्या होते हैं पहले से ही फिक्स होते हैं। वो कहाँ पर डिफाइन किए हुए होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर, इन इंडिया आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह क्रिएट करवाता है। आईसीएआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वैसे ही हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा वर्ल्ड लेवल का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है वो बना हुआ है बेटा IFRSF। IFRSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके अंडर में काम करते हैं IASB, फिर IFRIC और IFRSAC। सर इनकी फुल फॉर्म्स क्या क्या हैं? अगर मैं बात करूं सबसे पहले IFRSF, तो IFRSF जस्ट अ मिनट।
IFRSF की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। IFRSF इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। फिर एक और वर्ड आया है IASB, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। फिर एक और है IFRIC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। और फिर दिया है IFRS AC, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमिटी। ये हमारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं बेटा, जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं आपके, ताकि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर अकाउंटिंग एक जैसी बनी रहे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर दिया है उसमें इन 4 डिपार्टमेंट्स और एक और हम पढ़ेंगे फिर ISSB, वो अभी मैं डायरेक्टली उसमें पढ़ाऊंगा। तो ये बेसिकली हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं, इन पांचों डिपार्टमेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर कवर अप किया हुआ है। तो कि इन चैप्टर्स का पर्पस क्या होता है, इन डिपार्टमेंट्स का क्या पर्पस है, इनको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, क्या इनका वर्किंग होता है, वो सब चीजें इसके अंदर कवर अप की गई है। IFRSF इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRIC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, IFRS AC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमेटी। ये सबसे टॉप में बैठता है IFRSF, और यही कैंडिडेट क्या करता है, तीनों डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट्स को अपॉइंट करना, सिलेक्शन करना, ये सारा काम इसका होता है। IASB क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। लाइक जैसे हमारे इंडिया में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको हम कहते हैं बेटा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जब वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बनते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। तो हमारे ये जो IFRSF है ये पूरा ऑल ओवर काम देखता है, सारा इसका रेगुलेटरी का काम होता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं IFRSF। मैं एक एक करके पॉइंट का समझा रहा हूँ, किसका क्या डिपार्टमेंट है, क्या काम है। तो IFRSF, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है IFRSF। इसके अंदर हम बात करें ये क्या है, तो सबसे पहली चीज हमें बोला नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई हुई है, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पर्पस, इसको जो बनाया गया है IFRSF को प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से नहीं क्रिएट किया गया। इसका पर्पस क्या है,
पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को कवर अप करना, लोगों को कवर अप करना। इसके अंदर और क्या बोला है, प्रमोट एंड फैसिलिटेट adoption of IFRS AC and IFRIC interpretations। जो भी उनके इंटरप्रिटेशंस आते हैं, आईएफआरएस एसी एडवाइजरी कमेटी जो पॉइंट पॉइंट्स पर अलग अलग चीजों पर अपनी एडवाइस देने का काम करता है। आईएफआरआईसी क्या करता है, इंटरप्रिटेशंस करता है, अगर कोई चीज की अगर क्लैरिटी नहीं होती तो उसको समझाने का काम करता है। और आईएएसबी जो है वो क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का और उनको रिवाइज करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आईएएसबी की होती है। तो फिर आगे हम बात करें, डेवलप a single set of accepted accounting standards। वो क्या करवाता है, डेवलप करवाता है एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि सब जगह पर एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ाया, तो भी बैलेंस शीट पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसी ही चलती है। हमने यहाँ पर पढ़ा बैलेंस शीट, वहां पर पढ़ा, वही उसी चीजों को बस थोड़ा सा मैंने उसको चीजों को चेंज कर दिया गया हल्का सा, बाकी वो सिस्टम वगैरह वो सब कुछ वही है। नॉट इन्वॉल्व इन standards setting process। It means IFRSF is not liable to create IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए ये लाइबल नहीं होता है, ये तो सिर्फ उनको मैनेज कराता है। To promote the use of application of those standards, और उन स्टैंडर्ड्स के यूज वगैरह को प्रमोट कराना, ज्यादा से ज्यादा एरिया में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के अंदर उसको अप्लाई किया जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आईएफआरएसएफ की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 22 ट्रस्टी। इसके अंदर क्या होते हैं, कितने कैंडिडेट्स होते हैं, 22 ट्रस्टी होते हैं, अलग अलग एरिया से होते हैं, अलग अलग पर्सन्स होते हैं, अलग अलग नॉलेज वाले पर्सन्स होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। एंड ट्रस्टी फ्रॉम diverse geographical and professional background। और ये जो 22 ट्रस्टी होते हैं बेटा, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग नॉलेज वाले पर्सन्स होते हैं। सर ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे क्या बेटा? हाँ, इसको क्योंकि अगर मैं बुक में से अभी अगर रीड आउट कराऊंगा तो बड़ी गंदी लैंग्वेज दे रखी है, मतलब बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज दे रखी है इस चैप्टर की, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपनी सिंपल लैंग्वेज में
जो मेन मेन पॉइंट्स है वो चीजें मैं कवर अप करा रहा हूँ ताकि आपको इस चैप्टर को कवर अप हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ट्रस्टी होते हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के होते हैं, एक जगह से नहीं लिए जाते, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से लिए जाते हैं। इट अपॉइंट्स आईएएसबी को आईएफआरआईसी और आईएफआरएस एसी, इन सब के मेंबर्स वगैरह को अपॉइंट करने का काम यही करता है। इनके अंदर जो भी कैंडिडेट्स वगैरह अपॉइंट होने होते हैं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आईएफआरएसएफ की होती है। और बेसिकली फंड्स वगैरह अगर रेज करने हैं, रेज फंड्स या फाइनेंस, पैसे की जरूरत है, फंड्स वगैरह की जरूरत है टू सपोर्ट अबू डिपार्टमेंट्स। ये जो हमने पढ़ा आईएफएसबी और ये इन सब के लिए फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी कौन करता है, आईएफआरएसएफ करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं पूरा रेगुलेटरी सिस्टम को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। तो ओवरसी द रेगुलेटरी सिस्टम। और ये सबसे क्या होती है, हाईएस्ट रैंक होता है। इट इज द हाईएस्ट रैंक, सबसे टॉप रैंक होता है, सबसे टॉप डिपार्टमेंट होता है हमारा आईएफआरएसएफ, जो हमारा क्या करता है, पूरा आईएएसबी और आईएफआरआईसी और आईएफआरएसएसी इन सबको देखने का काम करते हैं, इनके लिए फंड्स वगैरह अरेंज करने हैं। इसके अंदर टोटल 22 ट्रस्टी होते हैं जो अलग अलग एरिया से बैठते हैं। उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो भी बनाए गए हैं उनको डेवलप करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो खुद स्टैंडर्ड सेट होने के प्रोसेस में नहीं बैठता है, वो तो बोलता है आप बना करके दो मैं अप्लाई करवा दूंगा। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी होती है। बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है, आईएफआरएसएफ। ये पॉइंट्स आप थोड़े से लर्न करने हैं बेटा। इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा दिया है आईएफआरआईसी, जिसका हमने फुल फॉर्म पढ़ा था, इंटरनेशनल गुरजोत बेटा सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर लाइव की वो अपलोडिंग हो जाएगी, उसकी मैं क्लासेस का, ये जो भी क्लास हो रही है वो क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। कल वाली क्लास का भी मैंने भेज दिया मैम, आज आज में अपलोड कर देंगे बेटा। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी, ये बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है आईएफआरआईसी, जो क्या करता है, इंटरप्रिटेशन का काम करता है, चीजों को समझाने का काम करता है। जहां पर अगर कोई टॉपिक है अगर उसमें क्लैरिटी नहीं होती है तो क्लैरिटी लाने का ये सारा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आईएफआरआईसी की होती है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हम बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं ऑफ आईएफआरआईसी, जो मेंबर्स होते हैं आईएफआरआईसी के वो अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय आईएफआरएसएफ। इट कंसिस्ट 14 वोटिंग मेंबर्स, इसके अंदर 14 वोटिंग मेंबर्स होते हैं।
और IFRIC क्या करता है, दो मैटर्स पर अपना गाइडेंस देने का काम करता है. फर्स्ट, हाउ टू अप्लाई एग्जिस्टिंग IFRS. तो कि हमारे एग्जिस्टिंग IFRS को कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे उसको समझा जाए, वो चीजें बताता है. एंड हाउ टू कंसिडर न्यू इशू. और अगर कोई नया प्रॉब्लम आया है जहां पर IFRS अगर नहीं बने हुए उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बना रखे, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए. वेयर नो IFRS एग्जिस्ट. जहां पर अगर कोई IFRS अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें, उस पर इंटरप्रिटेशन देने का, उस पर सजेशंस देने का, मतलब उसको समझाने का काम कौन करता है, IFRIC करता है. और IFRIC अपनी रिपोर्ट्स किसको देता है, IASB को. IFRIC gives report to IASB. वो अपनी रिपोर्ट्स किसको देता है बेटा, IASB को देता है. IASB फिर आगे क्या करता है, उस पर फर्दर एक्शन लेना स्टार्ट करता है. तो ये बेसिकली मैंने दो डिपार्टमेंट्स बता दिए हैं. फर्स्ट वन इज IFRSF एंड द सेकंड वन इज IFRIC. IFRIC का मेन काम यही होता है तो कि आपको मैटर्स देखने, जहां पर अगर क्लैरिटी नहीं है तो उसको समझाइए, और अगर कहीं पर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है तो आप उसको कैसे हैंडल करना है वो चीज आप देखिए. फिर उसी के बाद में आता है मेरा थर्ड डिपार्टमेंट, IFRS AC. सॉरी, हाँ, IFRS AC. सॉरी, ये क्या होता है IFRS AC? बेसिकली इसका हमने अभी हाल फुल फॉर्म पढ़ा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमेटी. नाम से ही इंडिकेट हो रहा है एडवाइजरी कमेटी, जो क्या देती है, सजेशंस देने का काम करती है. हम अगर बात करें इसको प्रीवियसली, इट वाज नोन एज, पहले हम इसको बोलते थे बेटा स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल, SAC. पहले इसको SAC कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज करके बोल दिया गया है इसको IFRS AC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमेटी. मैं ये एक एक बार सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, बट मैं इनका कल एक बार फिर वापस से पूरा समझा भी दूंगा. एक बार मैं भी पहले पूरा लिखवा दूं इनका, फिर मैं एक बार फिर वापस से पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वापस से क्लैरिटी ला दूंगा, तो उसमें कहीं, ताकि अगर कोई भी डाउट आएगा तो वो चीजें समझ में भी आ जाए. तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल बोला जाता था, और अब इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी कमेटी बोला जाता है. IFRS AC जो है वो अपनी एडवाइस जो देता है वो किसको देता है, गिव्स एडवाइस टू IASB. वो अपनी एडवाइस किसको देता है, IASB को देता है. और IASB फिर क्या करता है, उसके बेसिस पे सारा डाटा कलेक्ट करता है. IFRS AC का भी डाटा कलेक्ट कर रहा है और IFRIC का भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, और फिर उनसे सबसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का फिर काम करता है. तो IFRS AC meet with IASB, वो मिलेगा कम से कम IASB के साथ में कम से कम एटलीस्ट 3 times in a year. साल में 3 बार वो कम से कम मीटिंग कंडक्ट करता है. IFRS AC अपना IASB के साथ में 3 मीटिंग्स कम से कम होना जरूरी होता है.
IFRS AC जो है वो क्या करता है बेटा, कंसल्ट करता है अलग अलग लोगों से, सजेशंस लेता है, कंसल्ट्स एंड टेक्स ओपिनियन, उनसे ओपिनियन वगैरह लेता है, सजेशंस लेता है, विद नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स। जो भी हमारे नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स हैं उनके साथ में क्या करता है, वो उनसे सजेशंस लेता है, सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, आप अपनी कोई बात बताइए हम जिससे इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकें। सर ये नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कौन होते हैं, लाइक हम हमारे इंडिया में बात करें, ICAI इन इंडिया। तो इस तरह से हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड सेटर्स होते हैं जो पूरा रेगुलेटरी बॉडी को चलाते हैं, तो वहां का उन लोगों से वो रेगुलरली क्या करता है, मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करता है, और ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह किसको देता है, IASB को देता है। ये मेरा कौन सा हो गया, IFRS AC। और फिर इसी के बाद में आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, IASB, जिसका हमने अभी हाल फुल फॉर्म भी पढ़ा था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। और ये जो डिपार्टमेंट है यही सबसे मेन रोल प्ले करता है स्टैंडर्ड्स बनाने का। स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल IASB होता है। तो रिस्पॉन्सिबल टू इशू IFRS इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड रिवाइज IFRS। और अगर रिवाइज करने हैं, उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं, तो वो सारा काम भी कौन करता है, IASB करता है। किसके अंडर में काम करता है, वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ IFRSF। IFRSF के गाइडेंस के अंदर काम करता है, काम सारा खुद करता है, बट ऊपर बैठा कौन होता है, IFRSF बैठा होता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, प्राइवेटली फंडेड बॉडी, अपना खुद का फंडिंग्स वगैरह लाती हैं, विद मेन एम मेन पर्पस क्या होता है उनका, टू डेवलप सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी IFRS, ताकि आप अच्छी क्वालिटी का IFRS बना सकें। यही इसका मेन पर्पस होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपना खुद का फंड्स का अरेंजमेंट करता है। और इसका मेन पर्पस क्या है, अच्छी क्वालिटी के IFRS बनाना, ताकि वो हर पर्सन उनको हर जगह पर वो अप्लाई हो सके। बेसिकली क्या करके रखता है, लाइजनिंग, लाइजनिंग बना करके रखता है। लाइजनिंग बना करके रखना मतलब कॉन्टैक्ट्स बना करके रखना, रेगुलरली अपडेशंस वगैरह लेना, विद नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स। जो भी नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स होते हैं उन लोगों के साथ में क्या करता है, लाइसेंसिंग बना करके रखता है। क्यों, ताकि टू अचीव कन्वर्जेंस
ताकि आप क्या कर सकें, कन्वर्जेंस अचीव कर सकें। सर कन्वर्जेंस क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी। ताकि एक जैसा सिस्टम रहे पूरी कंट्री के अंदर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह जब बनाने होते हैं तो वो हर अलग अलग स्टैंडर्ड सेटर्स के साथ में लाइजनिंग बना करके रखता है, और सारा काम यही करता है IASB, स्टैंडर्ड्स बनाने का काम, और ये सारा काम इसका होता है। हम बात अगर करें बिफोर 2003, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स used, but in 2003 it replaced with IFRS। उनको क्या कर दिया गया, IFRS के साथ में रिप्लेस कर दिया गया। पहले इसके लिए हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते थे, और अब उसके बाद में इनका IFRS के अंदर चेंज कर दिया गया है। जस्ट अ मिनट। यहां तक का पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? ये बेसिकली मैंने 4 डिपार्टमेंट्स का जो आपको वर्किंग बताया है, तो कि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है IFRSF। उसके अंदर में तीनों डिपार्टमेंट्स होते हैं, IFRS AC और IFRIC। ये दोनों अपनी बात किसको कहते हैं, IASB को। और IASB अपनी बात किसको कहता है, IFRSF को कहता है। तो ये जो मैंने आज नोट्स लिखे हैं, इन नोट्स को आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का आप यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए। कल मैं इन सारे डिपार्टमेंट्स का वापस से एक और बार समझा दूंगा। इसके अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट और बचा है ISSB, वो हम कल कवर कर लेंगे, जिसमें मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। तो कल मेरा ये एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। आज का आप यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए, बाकी का हम कल करते हैं कल वाले लेक्चर में। ठीक है बेटा? चलिए बाकी का हम कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम बेटा।